हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। मैं फिर से आ गई हूँ प्रबंधन के साथ। इसमें हम प्रबंधन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने टॉपिक पढ़ लिए थे, हम कितने टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रबंधन की सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। रुकिए, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रबंधन के सिद्धांत। प्रबंधन को बहुआयामी एवं सर्वव्यापी बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों का अंतरण किया जाता है। उन पर अनेक विद्वानों के विश्लेषण को मान्यता प्रदान करते हुए युक्त सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। मतलब जो हमारे प्रबंधन होता है उसके लिए बहुआयामी और सर्वव्यापी तरीके से कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के सिद्धांत गतिशील रहते हैं। इनका उपयोग बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो हमारे हेनरी फेयोल ने क्या कहा था? जो प्रबंधन है उसके सिद्धांत कैसे होने चाहिए? गतिशील रहने चाहिए और बदलती हुई परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही इनको बनाना चाहिए। अब आते हैं हमारे कूड्स और डोनाल्ड के अनुसार। ओडोनेल के अनुसार जब हम इनको पढ़ते हैं ओडोनेल तो मुझे लगता है ओल्ड मैकडोनल्ड, हाँ, तो लेकिन ये मैकडोनल्ड नहीं है, ये क्या है? कूड्स एवं ओडोनेल हैं। इनके अनुसार प्रबंधन के सिद्धांत बेमान्यता प्राप्त आधारभूत सत्य होते हैं जो प्रबंधन से संबंधित कार्यों के परिणामों की भविष्यवाणी करने की सक्षम रखते हैं। तो ऐसे मतलब प्रबंधन के सिद्धांत क्या होते हैं? ऐसे आधारभूत सत्य होता है जो प्रबंधन से संबंधित कार्यों के परिणाम को देखकर उनकी भविष्यवाणी करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। ये किसने कहा था? कूड्स और ओडोनेल के द्वारा कहा गया था। लेकिन हमारे हेनरी फेयोल साहब ने क्या कहा था? इनने कहा था कि हमारे प्रबंधन के सिद्धांत कैसे हैं? गतिशील हैं और इनको बदलती हुई परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। लेकिन हमारे कूड्स और ओडोनेल आए और उन्होंने कहा कि प्रबंधन क्या होते हैं? आधारभूत सत्य होते हैं जिसमें हम प्रबंधन को देखकर उनके कार्य के परिणाम की भविष्यवाणी करने में सक्षम होते हैं। अब आते हैं प्रबंधन के सिद्धांत की आवश्यकता एवं महत्व। प्रबंधन के सिद्धांत प्रबंधकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनके आधार पर ही वे अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सफल होते हैं। वे सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ये संसाधनों के इष्टतम प्रयोग में सहायक होते हैं। ये वैज्ञानिक निर्णय में सहायक होते हैं। परिवर्तित पर्यावरण को समझने में सहायता करते हैं। कर्मचारी के प्रशिक्षण में उपयोगी होते हैं और प्रबंध शिक्षा अनुसंधानों में उपयोग होते हैं। तो हमारे प्रबंधन के सिद्धांत क्या क्या करते हैं? यह काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए सफल बनाते हैं और मतलब सफलता प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो ये क्या होते हैं? यह सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। संसाधनों के इष्टतम प्रयोग में सहायक होते हैं। वैज्ञानिक निर्णय में सहायक होते हैं। परिवर्तित वातावरण को समझने में और समझाने में सहायक होते हैं। यह कर्मचारी के प्रशिक्षण में उपयोगी होते हैं और यह प्रबंध शिक्षा एवं अनुसंधान में भी उपयोगी होते हैं। अब आते हैं हमारे प्रबंधन के सिद्धांत के विकास क्रम के, मतलब जो सिद्धांत बने हैं उनका विकास क्रम कैसा रहा। ऐसा तो नहीं था कि पहले प्रबंधन को समझा और तुरंत ही बिल्कुल चुटकियों में उनके सिद्धांत दे दिए गए। नहीं, उनका भी एक विकास क्रम था। एक एक सीढ़ी के बाद पूरे सिद्धांत बनाए गए हैं। तो प्रबंधन का इतिहास बहुत पुराना है जो कि कार्मिक रूप से विकसित हुआ है तथा इसकी अपनी विकास यात्रा में प्रबंधन ने अनेक चरणों को पार करते हुए एक सुव्यवस्थित और सर्वमान्य सिद्धांतों की व्याख्या की है। अतः ये सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वमान्य है। प्रबंधन के सिद्धांत की व्याख्या विकास यात्रा के चरणों को निम्नांकित चरणों में किया गया है। तो उनको हम कुछ चरणों में बांटते हैं। पहला आता है हमारा प्रारंभिक चरण। कौन सा आता है? प्रारंभिक चरण या फिर प्रारंभिक स्वरूप। दूसरा आता है हमारा क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत। तीसरा आता है हमारा नव क्लासिकी सिद्धांत एवं मानवीय संबंध मार्ग। फिर आता है व्यवहारिक विज्ञान। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान प्रबंधन और आधुनिक प्रबंधन। मतलब हमने इन्हें कितने भागों में बांटा है? इनके सिद्धांतों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्रारंभिक स्वरूप। प्रबंध संबंधी विचारों को 3000 से 4000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। तो पहले प्रबंधन को सबसे पहले विचारों को कब उल्लेखित किया गया है? तो 3000 से 4000 ईसा पूर्व में इसको उल्लेखित किया गया था, जिसको प्रारंभिक स्वरूप कहा जाता है। मिस्र के शासक क्लियोपास को 29वीं
100 ईसा पूर्व में एक पिरामिड का निर्माण हेतु 1 लाख व्यक्तियों की 20 वर्षों तक कार्य की जरूरत थी। ऐसे कठिन कार्य को करने हेतु प्रबंधन ने अपनी अहम महती भूमिका निभाई थी। इसमें सफल प्रबंधक के सिद्धांतों का पालन किया गया है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा प्रारंभिक सिद्धांत कैसा था या फिर इनिशियल फॉर्म कैसा था प्रबंधन का। तो प्रबंधन संबंधी विचारों को 3000 से 4000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम उल्लेखित किया गया था। सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? तो जो मिस्र के शासक थे क्लियोपास, उनने 2900 ईसा पूर्व में एक पिरामिड का निर्माण कराया था, जिसमें 1 लाख व्यक्तियों ने 20 वर्षों तक काम किया था। तो इतने सारे लोगों ने काम किया, तो बिना प्रबंधन के तो किया नहीं हुआ। ऐसे कठिन कार्य करने हेतु उन्हें प्रबंधन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस कार्य को सफल बनाया था। और यह क्या है? एक सफल प्रबंधन के सिद्धांत का पालन करता है, यह किया गया था। फिर आता है अपना क्लासिकल प्रबंध सिद्धांत। क्या है क्लासिकल प्रबंध सिद्धांत? यह प्रबंधन की वह अवस्था थी जिसमें विवेकशील आर्थिक विचार, वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक सिद्धांत, अफसरशाही सिद्धांतों संगठन में शामिल किए जाने लगे। इसका मूल उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। इनमें मतावलंबी में F.W. टेलर और अन्य वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आता है हमने कौन सा? क्लासिकल प्रबंधन का सिद्धांत। पहला था अपने इनिशियल, जो कि हमने देख लिया कब था? 3000 से 4000 ईसा पूर्व में था। और इसमें 2900 ईसा पूर्व में जो मिस्र के शासक थे उनने एक इमारत बनवाई थी। फिर आते हैं हमारा दूसरा क्लासिकल प्रबंध सिद्धांत। तो मतलब थोड़ा सा क्लासिकल होगा यह व्यवस्था, जिसमें क्या थी? विवेकशील आर्थिक विचार, वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक सिद्धांत और अफसरशाही संगठन में इसको शामिल किया गया था। इसका मूल उद्देश्य क्या था? आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। इसके मतावलंबी कौन थे? तो F.W. टेलर थे और अन्य वैज्ञानिक थे। कौन थे? F.W. टेलर थे और अन्य वैज्ञानिक थे। टेलर कब आए हैं? अपने दूसरे युग में आए हैं, जो कि क्लासिकल प्रबंध का सिद्धांत दिया था। अब आते हैं, अब है हमारा नव क्लासिक सिद्धांत मानव संबंध मार्ग। तो नव क्लासिक सिद्धांत किस पर आधारित था? मानव संबंध मार्ग पर आधारित था। इस विचारधारा का प्रतिपादन वर्ष 1920 से 1950 के मध्य हुआ था। इसमें कर्मचारी मात्र नियम, अधिकार श्रृंखला और आर्थिक प्रलोभन के कारण विवेक में से कार्य नहीं करते थे, बल्कि समाज एक की आवश्यकता और प्रेरणाओं से भी अभिप्रेरित होकर निर्देशित होते थे। इसमें औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दौर की तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दिया गया था। तो नव क्लासिक युग क्या था कि जो कर्मचारी था वो सिर्फ समाज की आवश्यकताओं के और प्रतिलोभन, मतलब क्या करता था? जो कर्मचारी होता था वो नियम के, अधिकार श्रृंखला के आधार पर या फिर आर्थिक प्रतिलोभन के कारण ही काम नहीं कर रहा था, बल्कि सामाजिक आवश्यकता और प्रेरणाओं से भी अभिप्रेरित होकर निर्देशित होते थे। नेक्स्ट आता था हमारा व्यवहारिक विज्ञान। इसके प्रयोगकर्ताओं में डगलस मैकग्रेगर, इब्राहिम मास्लो और लॉर्ड्रिक हर्ज़बर्ग ने इसके विकास में अपना योगदान दिया है। जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समाजशास्त्र, मानव शास्त्र पर आधारित था। यह व्यक्तियों को कार्यस्थल पर एवं घर पर अपनी योजना एवं रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने में सहायकता था। तो जो हमारा व्यवहारिक विज्ञान है, इसके प्रयोक्ता कौन कौन थे? तो 3 प्रमुख वैज्ञानिक माने जाते हैं, डगलस मैकग्रेगर, इब्राहिम मास्लो और लॉर्ड्रिक हर्ज़बर्ग। इन्होंने इसके विकास में योगदान दिया है। इसमें मनोविज्ञान शास्त्र, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र पर अधिक आधारित था। इसमें व्यक्तियों को कार्यस्थल पर एवं घर पर अपनी योग्यता एवं रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने में सहायता मिलती थी। नेक्स्ट आता है हमारा विज्ञान प्रबंधन। यह प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता करता था और उसके साथ ही तकनीकों में उपयोग और अनुसंधान में भी योगदान देता था। जो विज्ञान प्रबंधन है यह क्या करता था? प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता था और जो तकनीकें होती हैं तकनीकों के उपयोग और अनुसंधान में भी योगदान देता था। नेक्स्ट आता है हमारा आधुनिक प्रबंधन, मॉडर्न मैनेजमेंट। यह प्रबंधन की सबसे वर्तमान की यह एक प्रणाली के रूप में प्रदर्शित करते हुए संगठन एवं मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है। मतलब इसमें क्या किया गया है? जो आधुनिक प्रबंधन है इसमें वर्तमान की जितनी भी जटिलताएं हैं
उनको एक प्रणाली के रूप में प्रदर्शित करते हुए संगठन एवं मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु मतलब आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। किसने दिया था? ट्रेलर ने दिया था। तो FW ट्रेलर ने वैज्ञानिक सिद्धांत प्रबंधन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया है? FW टेलर ने किया है वैज्ञानिक प्रबंधन की सिद्धांत का प्रतिपादन, जो कि प्रबंधन को वैधता के साथ सर्वव्यापी बनाने में उपयोगी थे। इसके कारण इन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था? प्रबंधन को, जो प्रबंधन होता है उसको वैधता के साथ सर्वोपरि बनाने, मतलब वैध है और सर्वोपरि है, इसको बनाने के लिए उपयोगी था इनका सिद्धांत। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध की वह विचारधारा होती है जिसमें क्लासिक विचारधारा भी कहा जाता है। ट्रेलर ने कार्य के नियोजन पर बल दिया है और साथ ही कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया है। इनको सर्वोत्तम ढंग से किए जाने पर केंद्रित किया गया है। ट्रेलर किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों की खोज में अत्यंत दक्ष माने जाते थे, लेकिन इन्होंने समय और गति के लिए प्रायः स्मरण किया जाता है। तो इनको किसके लिए स्मरण किया जाता है? गति के लिए और समय के लिए याद किया जाता है। तो कौन है ये? FW टेलर है। इन्होंने क्या किया था? वैज्ञानिकता के आधार पर प्रबंध को वैध बताया था और सर्वोपरि बताया था। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था प्रबंध का। इनकी विचारधारा थी कि कार्य के नियोजन पर बल दिया था, इनने कार्य के नियोजन पर बल दिया गया था और कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया था। सही ढंग से किए जाने पर इन्होंने ज़्यादा दिमाग केंद्रित किया था, है ना, ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था। टेलर किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने के लिए वैज्ञानिक प्रयासों की खोज में अत्यंत दक्ष माने जाते हैं, मतलब अच्छे तरीके से करने के लिए माने जाते हैं। इन्होंने समय और गति के लिए प्रायः स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ष 1902 में एक शोध पत्र कारखाना प्रबंधन नाम से प्रकाशित हुआ था और 1911 में वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो जो हमारे FW टेलर हैं उन्होंने दो प्रमुख पत्र निकाले हैं। पहला था शोध पत्र जिसका नाम था कारखाना प्रबंधन और दूसरा था इनकी पुस्तक जिसका नाम था वैज्ञानिक प्रबंध। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध यह मानने की कला है कि श्रमिक से क्या कार्य कराना चाहते हैं और फिर यह देखना कि आपको सर्वोत्तम ढंग से एवं कम से कम लागत पर करें। तो टेलर क्या होते हैं? टेलर का मानना था कि वैज्ञानिक प्रबंध वह विचारधारा है, यह वह जानने की कला है जिसमें श्रमिक से यह मतलब क्या कार्य कराना चाहिए, क्या आप कराना चाहते हैं, यह देखना और उसे सर्वोत्तम ढंग से कम लागत पर कैसे कराना है, यह देखने की कला क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। इसको क्या कहा जाता है? टेलर का वैज्ञानिक सिद्धांत। अब आता है FW टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांत। इनने विज्ञान पद्धति ना की अंगूठा टेक नियम दिया था, सहयोग ना की टकराव, सहयोग ना की व्यक्तिवाद, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी आर्थिक क्षमता और बुद्धि के अनुसार या बुद्धि के लिए विकास। तो हमारे FW टेलर के सिद्धांत क्या कहते हैं? इन्होंने कहा था विज्ञान पद्धति ना कि अनूठा टेक नियम, मतलब जो विज्ञान की पद्धति कहती है वो ही करो, ये नहीं कि अनूठा टेक नियम लगा रहे हैं तो ये नहीं कर सकते। सहयोग करना है ना कि दोनों श्रमिक जाके भिड़ जाएं, सहयोग करना है ना कि व्यक्तिवाद, प्रत्येक व्यक्ति की उसकी आर्थिक क्षमता और वृद्धि के लिए विकास के लिए होना चाहिए। तो पहला क्या था हमारा? विज्ञान पद्धति ना कि अंगूठा टेक नियम। तो प्रबंधकों को अपने अंतर्ज्ञान इच्छा अनुभव के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, मतलब जो प्रबंधक हैं उनको अपने अनुभव अंतर्ज्ञान इच्छा के आधार पर नियम नहीं लेना चाहिए बल्कि वैज्ञानिक रूप से हर निर्णय लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? वैज्ञानिक रूप से लेने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सहयोग ना कि टकराव। श्रमिक और जो प्रबंधन है उनके हित समान होने चाहिए, साथ ही श्रमिकों को और प्रबंधन के बीच सामंजस्य होना चाहिए। कैसा? तो श्रमिक है और प्रबंधन उनके बीच में क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। एक दूसरे के साथ सहयोग करना है, आपसी विश्वास से काम करना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आर्थिक क्षमता और वृद्धि के लिए विकास कार्यकर्ता को वैज्ञानिक रूप से चुना जाना चाहिए और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये थे हमारे FW टेलर के सिद्धांत के ऊपर 4 पॉइंट। पहला क्या था हमारा कि जो हमारे विज्ञान पद्धति से हर नियम का लेना चाहिए, ना कि अंगूठा टेक नियम लगाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए ना कि टकराव, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, तो आप सहयोग एवं आपसी विकास में काम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अधिक क्षमता और वृद्धि के लिए विकास करना चाहिए। अब आता है हेनरी फ्योल के प्रबंधन के सिद्धांत। ये तो हमने टेलर के पल्ले लेके ना, मेन वैज्ञानिक कौन चल रहे थे, हेनरी फ्योल चल रहे थे। तो हेनरी फ्योल को प्रशासनिक प्रबंधन की प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन की जन्मदाता कौन थे, हमारे टेलर थे, लेकिन प्रशासनिक प्रबंधन प्रणाली के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, हेनरी फ्योल माने जाते हैं। इन्होंने गहन अनुभव और परीक्षण के बाद प्रबंध संबंधी अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसके आधार पर उनके सिद्धांतों को फ्योलवाद के नाम से जाना जाता है। हेनरी फ्योल ने अपने विचार सर्वप्रथम एक लेख एडमिनिस्ट्रेशंस एंड स्टडी एट जनरली के रूप में 1916 में प्रकाशित किया था। तो अपना सबसे पहले विचार किस में दिया था, तो एडमिनिस्ट्रेशंस एंड स्टडी एट जनरली के रूप में 1916 में सब प्रथम प्रकाशित किया था। फिर आगे चलकर यह विचार फ्योल की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट के रूप में 1925 में प्रकाशित किया गया। तो इनने एक पत्र निकाला जिसका नाम क्या था, मतलब एक पत्र में एक नोट निकाला जिसका नाम था क्या, एडमिनिस्ट्रेशंस स्टडी एट जनरली। कब निकाला था, 1916 में निकाला था। फिर यही सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्री मैनेजमेंट में 1925 में जाकर प्रकाशित किया। अब आते हैं हेनरी फ्योल के सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के विषय में 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो कितने सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं और टेलर जी ने 4 सिद्धांत दिए थे। फ्योल साहब ने कितने दिए हैं, 14 सिद्धांत दिए हैं। पहला आता है कार्य विभाजन का सिद्धांत। जितना भी कार्य है तो एक इंसान को मत दो, सभी इंसानों में बांट दो, मतलब जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों में उनका काम बांट दो। तो क्या है ये, काम विभाजन का सिद्धांत। दूसरा आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, मतलब सबको अधिकार दो और कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व दो। तो अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, मतलब आदेश कौन देगा, एक व्यक्ति देगा। निर्देश की एकता का सिद्धांत, मतलब एक ही निर्देश देगा, एक ही डायरेक्शन करेगा। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना, मतलब जो व्यक्तिगत हित हैं उनको समर्पित कर दो, किसके लिए, सामूहिक हितों के लिए। फिर आते हैं कर्मचारी का प्रतिफल। क्या आता है, कर्मचारी का प्रतिफल, मतलब उनका वेतन है वो अच्छा होना चाहिए और उनको अच्छी से रिस्पेक्ट देनी चाहिए जिससे वो आपका काम अच्छे से करें। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। फिर स्वापन श्रृंखला दी थी उन्होंने, मतलब जो अलग अलग क्या स्टेटस होते हैं क्या, हाँ, मतलब अलग अलग पद होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, स्वापन सिद्धांत कहा जाता है। मतलब अधीनस्थ होंगे, उनके ऊपर भी कोई अलग से डिपार्टमेंट होगा, उनके भी कोई हेड होंगे। फिर आती है व्यवस्था, मतलब ऑर्डर। समता, इक्वलिटी, कर्मचारियों की उपयोगिता, कि जो कर्मचारी जिस काम के लिए बनाया गया है, मतलब जो उसका कौशल है वो उसमें काम किया जाए, है ना। पहला सक्षम, तो ये उसकी इनिशिएटिव और सहयोग की भावना। ये हमारे कितने सिद्धांत हैं, 14 सिद्धांत हैं। किसने दिए थे, हेनरी फ्योल साहब ने दिए थे। चलिए हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में। पहला आता है हमारा कौन सा, कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य की छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। जो कार्य है बहुत सारा बड़ा कार्य है तो हम उसको क्या करेंगे, छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर देंगे। कार्यों की इस इकाई को कर्मचारी की दक्षता के अनुसार सौंपा जाना चाहिए, मतलब जो कर्मचारी जितना काम कर सकता है उसको उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको काम देना चाहिए। पहला हो गया कार्य विभाजन का सिद्धांत, बड़ा कार्य है उसको छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित कर दो और कर्मचारियों को उनकी क्षमता के अनुसार काम दे दो। फिर आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सत्ता का अर्थ है कि निर्णय लेने की शक्ति देना, एवं उत्तरदायित्व का अर्थ होता है एक निश्चित समय अवधि में कार्य को पूरा करने का दायित्व। मतलब सत्ता का अर्थ क्या होता है, निर्णय लेने की शक्ति, मतलब हमने आपको क्या कर दिया, निर्णय लेने की शक्ति दे दी, तो ये क्या है, आपकी सत्ता है। और
उत्तरदायित्व क्या होता है कि आपके लिए एक जिम्मेदारी दे दी कि आपको इतने टाइम पीरियड में आपका पूरा काम पूरा करना है या फिर कंप्लीट करना है, तो ये क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का अर्थ होता है आचार संहिता, संगठन के नियमों का विनियमन करने का पालन करना। तो जो हमारे अनुशासन का अर्थ क्या होता है, जो आचार संहिता है किसी भी संगठन की या जो संगठन के नियम है विनियमों का पालन करना, वो क्या कहलाता है, अनुशासन का सिद्धांत। मतलब 9 o'clock पर आपका ऑफिस स्टार्ट होता है तो आप 9 o'clock पर पहुंच जाओ, 4 बजे तक रुकना है तो आप 4 बजे के बाद ही जाओ, पूरा काम टाइम पे करो। तो ये क्या है, हमारे अनुशासन है। फिर आता है आदेश की एकता का सिद्धांत। कर्मचारियों को केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से ही आदेश प्राप्त करना चाहिए। मतलब एक वरिष्ठ अधिकारी है, उसी से हमेशा अधिकार प्राप्त करो। ये नहीं कि दूसरे अधिकारी ने कुछ बोल दिया, दूसरे अधिकारी ने कुछ बोल दिया तो कर्मचारी बेचारा कंफ्यूज कि इसकी बात माने या इसकी बात माने। तो क्या करना चाहिए, आदेश की एकता का सिद्धांत। मतलब जिसके अधीनस्थ वो काम कर रहा है उसी के आदेश को स्वीकार करें। निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता का सिद्धांत क्या है, कर्मचारी के प्रयासों को केवल एक लक्ष्य की ओर ही निर्देशित किया जाना चाहिए। मतलब एक यदि कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसको कंप्यूटर का काम ही कराना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा काम ये कर दो, थोड़ा सा काम वो कर दो, तुम ये वाली फाइल ही बना दो, ये अकाउंट्स भी क्लियर कर दो, सब कुछ काम उसको दे दोगे तो क्या करेगा, सब में थोड़ा थोड़ा सा काम बिगाड़ ही देगा। तो हमेशा क्या करो, कर्मचारी के जितने प्रयास है उसको केवल एक लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। अब आता है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना। मतलब संगठन के हितों की तुलना में कर्मचारियों का व्यक्तिगत हित कम महत्वपूर्ण होता है। मतलब कर्मचारी को यदि काम कर रहा है सुबह 9 बजे से 4 बजे तक, तो यदि वो थक जाता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि कंपनी यदि वो थक कर आराम करेगा या रेस्ट करेगा तो कंपनी का हित कहाँ जाएगा, कंपनी तो लॉस में चली जाएगी इतने थोड़ा सा आराम करेगा। तो हमेशा कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों को कम महत्वपूर्ण दिया गया है या महत्वपूर्ण माना गया है और संगठन के हितों की ज़्यादा दिए गए हैं महत्व। अब आते हैं कर्मचारियों का प्रतिफल। मतलब श्रमिकों को उचित वेतन एवं पर्याप्त वेतन देना चाहिए। जो कर्मचारी है उसको उचित वेतन मिलना चाहिए, जितना वो काम कर रहा है मतलब उसके लिए पर्याप्त वेतन हो, मतलब वो अनसेटिस्फाइड ना हो। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का अर्थ होता है कि अधिकार शक्तियों को केंद्रित करके किसी एक जगह पर या किसी एक स्तर पर रखने का कार्य करती है। मतलब केंद्रीकरण क्या है कि एक बिंदु है, सारे अधिकार सिर्फ इसी के पास हैं, तो वो क्या हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है। सारे अधिकार सबको एकत्रित करके सारी शक्तियों को एक स्थान पर रख देना या फिर एक स्तर पर रख देना, ये क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। जबकि विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है अधिकारियों को विभाजित कर देना। मतलब थोड़ा काम इस डिपार्टमेंट तुम अधिकारी हो, इस डिपार्टमेंट तुम अधिकारी हो, मतलब क्या कर दिया, हमने अधिकारों को विभाजित कर दिया। हेनरी फ्योल ने मतलब संस्थान के आकार को देखते हुए यह चुनाव लागू करने पर जोर दिया है कि मतलब जो संस्था है यदि छोटी है तो एक व्यक्ति मतलब केंद्रीकरण हो सकता है, लेकिन यदि बड़ी संस्थान है तो उसमें विकेंद्रीकरण हो सकता है। मतलब आकार को देखते हुए चुनाव पर लागू करने पर जोर दिया गया है। अब आता है हमारा सोपान श्रृंखला। यह संचार को प्रभावी तरीके से प्रभावित करने का माध्यम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जानकारी को पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुसार ही उचित अधिकारी को प्रभावित करना चाहिए। मतलब ये क्या है, हमारा सोपान श्रृंखला क्या है, मतलब ये संचार की एक प्रभावी तरीका है कि ऊपर वाला जो अधिकारी है मतलब उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनसे मध्यम स्तर के तक बात आए, फिर क्या है निम्न स्तर तक बात आए, तो ऐसे प्रबंधन की बात होनी चाहिए। तो मतलब क्या है, ये एक संचार माध्यम है, एक तरीके से जाना चाहिए। ये नहीं कि सीधा ए से जेड कर दिया, नहीं सीधा ए अपनी जानकारी किसको दे रहा है, जेड को दे रहा, नहीं ए से बी तक आएगी फिर बी से सी जाएगी, तो ऐसे ही आनी चाहिए। प्रभावित करने का माध्यम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जानकारी को पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुसार ही उचित अधिकारी को प्रभावित करनी चाहिए। कैसे, एक निर्धारित मार्ग होता है उसी के अकॉर्डिंग ही अधिकारी को प्रभावित करनी चाहिए। फ्योल के शब्दों में संगठन में अधिकारों एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए। मतलब जो अधिकार हैं और जो उनको प्रेषित करना है उनकी एक श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक हो और उसी के अनुसार प्रबंधन और अधीनस्थ होने चाहिए। तो मतलब ऊपर से कैसी होनी चाहिए, नीचे तक होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, हमेशा प्रबंधक और अधीनस्थ होनी चाहिए। तो ये है हमारा स्किलर चेन जिसमें पद सौंपन दिया गया है। मतलब यदि ये वाले ऐसे ऐसे जाएंगे कि कोई सूचना है तो ई पहले डी को देगा, फिर डी से सी को जाएगी, फिर बी को जाएगी, फिर ए को जाएगी। और यदि कोई सूचना ए को देनी है ई को तो पहले ए बी को देगा, बी से सी जाएगी, सी से डी जाएगी और फिर कहाँ जाएगी, फाइनली ई तक जाएगी। तो इसको क्या कहा जाता है, पद सौंपन का सिद्धांत कहा जाता है। अब आती है हमारी ऑर्डर और व्यवस्था। हर आदमी हर सामग्री के लिए निश्चित और सही जगह होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति जिस काम के लिए है तो वो हमेशा वहीं होना चाहिए। तो हर आदमी मतलब जो व्यक्ति है और हर सामग्री के लिए निश्चित सही जगह होनी चाहिए, नहीं कि व्यवस्थित अव्यवस्था फैली हुई है, नहीं, हमेशा हर जगह हर
मतलब एक परफेक्टनेस होनी चाहिए। फिर आती है हमारी क्षमता। जाति, पंथ और लिंग के आधार पर कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम इस कास्ट के हो, उस कास्ट के हो। ये किसी प्रकार का भेदभाव संस्था में नहीं होना चाहिए, मतलब सब समान है, समता होनी चाहिए। कर्मचारियों की उपयोगिता। एक बार नियुक्त किए जाने के बाद सेवा स्थिर सुरक्षित होनी चाहिए और बार बार स्थानांतरण और समाप्ति नहीं की जानी चाहिए। कोई भी कर्मचारी है यदि आपकी संस्था में आ गया है तो उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना चाहिए, क्योंकि यदि वो स्थिर रहेगा तो वो असुरक्षित महसूस नहीं करेगा और अच्छा काम करेगा। तो क्या करना चाहिए, यदि नियुक्त किया जाना है तो नियुक्त किए जाने के बाद सेवा स्थिर होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, बार बार उसका स्थानांतरण नहीं करना चाहिए और उसकी समाप्ति नहीं की जानी चाहिए। पहली क्षमता, इस मतलब पहल क्षमता, इसका अर्थ होता है कि बिना कहे काम के मामले में पहला कदम उठाना। मतलब बिना कहे यदि आपसे बोला है कि कोई भी काम है कि ये वाला अकाउंट क्लियर कर दो, तो सीधा ऑपरेटर बोलो कि ये काम मैं कर दूंगा, बताओ, तो उसको पहल करनी चाहिए बिना कहे कि हमें ये बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम ये क्लियर करो। यदि कोई अकाउंट का काम है तो अकाउंट करे, रॉ मटेरियल का काम है तो वो वाला व्यक्ति करे। तो क्या करनी चाहिए, बिना कहे काम में पहला कदम उठाना चाहिए। फिर आता है सहयोग की भावना। संघ शक्ति है, संघ क्या है, एक शक्ति होती है। कर्मचारियों के बीच टीम भावना, एकता और सद्भावना होनी चाहिए। किसी भी संगठन में टीम के बीच में क्या होनी चाहिए, भावना, एकता और सद्भावना होनी चाहिए। तो फेयोल ने कितने सिद्धांत दिए थे, 14 सिद्धांत दिए थे, जिसमें पहला सिद्धांत था कि जो कार्य हैं उनका विभाजन कर दो। फिर अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया था। तीसरा था अनुशासन का सिद्धांत। चौथा था आदेश की एकता का सिद्धांत। पांचवा था निर्देश की एकता का सिद्धांत। फिर आता है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण कर देना। फिर कर्मचारियों को अच्छा प्रतिफल देना चाहिए। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत भी फेयोल ने दिया था। फिर आता है स्वापन श्रृंखला के जो अधिकार हैं या फिर जो सूचनाएं हैं वो एक ऑर्डर से चलेगी। फिर आता है व्यवस्था होनी चाहिए, हर चीज़ में समता होनी चाहिए। कर्मचारियों की उपयोगिता के अकॉर्डिंग काम दिया जाना चाहिए, मतलब उपयुक्तता, मतलब वो बार बार चेंज ना हो, स्थिर रहे। पहल क्षमता होनी चाहिए और सहयोग की भावना। अब आते हैं फेयोल एवं F.W. टेलर के मध्य तुलना। यदि हम फेयोल को देखें और F.W. टेलर को देखें, दोनों ने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन इन दोनों के में कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन अच्छा है कौन बुरा है, चलिए हम इसको देखते हैं। हेनरी फेयोल एवं F.W. टेलर दोनों ही वैज्ञानिक प्रबंधन के समर्थक रहे हैं, परंतु दोनों के सिद्धांतों में विरोधाभास एवं अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। इनकी निम्न बिंदुओं से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहले आते हैं हेनरी फेयोल और फिर आते हैं टेलर। तो हम इनका पहले क्षेत्र देख लेते हैं, किनका क्या क्षेत्र है, मतलब किसके आधार पर हम इनका अंतर करेंगे। फिर आते हैं टेलर और फिर आते हैं फेयोल। तो पहला आता है क्षेत्र। F.W. टेलर का कार्य क्षेत्र श्रमिक एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों के मध्य विस्तृत था। जो टेलर थे उनने क्या कहा था, मतलब जो उनका सिद्धांत था, उनका कार्य क्षेत्र कितना था, एक श्रमिक तक और एक मध्यम स्तर के अधिकारी तक ही था। लेकिन फेयोल का था वो अपने अनुसंधान का प्रयोग प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य किया गया है। लेकिन जो फेयोल है इनका मतलब पूरे में फ्लो है, अनुसंधान का प्रयोग इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य किया है। फिर आते हैं स्तर। तो टेलर के प्रबंधन का सिद्धांत जो निम्न स्तर के कर्मचारियों से मध्य स्तर के कर्मचारियों तक ऊर्ध्वाधर श्रेणी में ही सीमित था। तो ये कहाँ तक था, निम्न स्तर के कर्मचारी, और जो मध्यम स्तर के कर्मचारी हैं तो ऊर्ध्वाधर ही स्थिर था। किसका सिद्धांत, टेलर का सिद्धांत। लेकिन फेयोल का सिद्धांत क्या था, फेयोल ने प्रशासनिक प्रबंधन के तहत निर्देशन में समन्वय के स्तर पर ज़्यादा बल दिया है। तो हमारे जो फेयोल थे इन्हें कहा था सब में फैल जाओ, तो इन्हें क्या कहते हैं, सब में समन्वय, निर्देशन में समन्वय के स्तर का बल दिया है, या स्तर पर बल दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा बल किस पर दिया है। तो टेलर ने सदैव कर्मचारियों की उपयुक्तता या उत्पादकता वृद्धि पर बल दिया है कि जो कर्मचारी हैं उसकी उत्पादकता बढ़ा। फेयोल ने प्रशासनिक प्रबंधन के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन पर बल दिया है कि गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन होना चाहिए। किसने कहा था, फेयोल ने कहा था। अब आता है योगदान। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत को कारखाने स्तर पर लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब जो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत है वो किसने दिया है, टेलर जी ने दिया है। फिर आते हैं फेयोल। इन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन के आधार पर 16 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। व्यक्तिगत। तो टेलर एक महान प्रबंधक वैज्ञानिक थे और जो हमारे फेयोल साहब थे वो कुशल थे और कुशल शोधकर्ता एवं सफल व्यवसायी उद्यमी रहे हैं। तो फेयोल कैसे रहे हैं, कुशल शोधकर्ता एवं सफल व्यवसायी रहे हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं इनको फिर से।
तो टेलर का जो क्षेत्र था वो कहाँ तक सीमित था, वो कार्यक्षेत्र श्रमिक और मध्यम स्तर के अधिकारियों के मध्य ही सीमित था। लेकिन जो फेयोल थे उनका अनुसंधान का प्रयोग प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य था। टेलर जी ने का जो स्तर था वो निम्न स्तर के कर्मचारी और मध्यम स्तर के कर्मचारी तक ऊर्ध्वाधर श्रेणी तक ही सीमित था। और जो हमारे फेयोल जी हैं उनका प्रशासनिक प्रबंधन के तहत निर्देशन में समन्वय के स्तर पर ज़्यादा बल दिया गया है। टेलर जी ने सदैव कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि पर बल दिया है और फेयोल ने क्या दिया है, जो प्रबंधन है उसके क्षेत्र में गुणवत्ता प्रबंधन को विशेष बल दिया है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का कारखाना स्तर पर लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो वैज्ञानिक सिद्धांत थे उनको क्या कहा है कि कारखाने में लागू कर दो। और फेयोल ने क्या कहा है कि प्रशासनिक प्रबंधन को 16 सिद्धांत दिए थे प्रशासनिक के आधार पर। फिर टेलर जी ने एक महान प्रबंध वैज्ञानिक थे और जो हमारे फेयोल साहब थे यह एक कुशल शोधकर्ता और सफल व्यवसायी उद्यमी थे। तो चलिए ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम इससे रिलेटेड करते हैं कुछ क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, फेयोल के सिद्धांत किस पर आधारित थे। जो हमारे फेयोल जी थे उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं कैसे, खनन अभियंता के रूप में दिए हैं। तो फेयोल साहब ने कैसे दिए हैं सिद्धांत, खनन अभिकर्ता का मतलब खनन से रिलेटेड थे वो, अभियंता मतलब इंजीनियर थे। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल का सिद्धांत है। तो हेनरी फेयोल का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो इन्हें कार्य विभाजन का सिद्धांत दिया है, अनुशासन का सिद्धांत दिया है, काम की एकता मतलब कमांड की एकता का सिद्धांत दिया है, लेकिन मानव सद्भाव नहीं दिया है, मतलब बी सही। प्रबंधन के सिद्धांत निम्नलिखित के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। तो जो प्रबंधन के सिद्धांत हैं वो किन के लिए सामान्य दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं, तो वो करते हैं हमारे प्रबंधकीय कार्यवाही के लिए और निर्णय लेने के लिए। तो प्रबंधन के सिद्धांत जो सामान्य दिशा निर्देश हैं वो किसके लिए कार्य करते हैं, प्रबंधकीय कार्यवाही के लिए और निर्णय लेने के लिए वह काम करते हैं। हेनरी फेयोल को किस प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। तो जो हेनरी फेयोल थे वो थे हमारे कौन, हेनरी फेयोल हैं हमारे सामान्य प्रबंधन के जनक। सामान्य प्रबंधन के जनक कौन माने जाते हैं, हेनरी फेयोल को माना जाता है। एक औपचारिक संगठन में प्रत्येक भागीदारी मतलब कर्मचारी को आदेश केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए और उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यह कथन फेयोल के किस सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। मतलब एक कोई कर्मचारी है उसको आदेश से केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होगा और उसी से वह जिम्मेदार हो, उसी के लिए वह जिम्मेदार होगा। ये फेयोल का सिद्धांत है। और ये किसका सिद्धांत दिया था, तो ये था उनकी आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत था। आदेश की एकता का सिद्धांत का प्रयोग किस संगठन में होता है। जो आदेश की एकता का सिद्धांत है वह सैन्य संगठन पर ज्यादा प्रभावी होता है या फिर उपयोग होता है। एक मुखिया और एक योजना, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। तो एक मुखिया होना चाहिए और एक ही योजना होनी चाहिए, यह है दिशा की एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा, निर्णय लेने वाले प्राधिकरण को क्या कहा जाता है। तो जो निर्णय लेता है उस प्राधिकरण को कहा जाता है केंद्रीकरण। क्या कहा जाता है, केंद्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी कारोबार को न्यूनतम किया जाता है। तो कर्मचारी कारोबार को क्या करता है, न्यूनतम किया जाना चाहिए। यह किसके अंतर्गत कहा जाता है, ये इक्विटी के अंदर कहा जाता है। हेनरी फेयोल प्रबंधक को अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शन करता है और सलाह देता है कि उन्हें अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे संगठन के हितों और व्यक्तिगत हितों में टकराव उत्पन्न हो जाता है। उपयुक्त कथन में से प्रबंधन के किस सिद्धांत का वर्णन करता है। तो यह सिद्धांत किसमें कहा जाता है, मतलब हेनरी फेयोल ने यह सिद्धांत किया था कि जो प्रबंधक है उसको अनुकरणीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शन करता है। जो प्रबंधक है उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए और यह सलाह देता है कि उन्हें अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे संगठन के हितों और व्यक्तिगत हितों में टकराव उत्पन्न होता है। तो यह सिद्धांत क्या वर्णन करता है, तो यह सिद्धांत वर्णन करता है हमारा सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हितों की अधीनता। सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत हितों की अधीनता को यह वर्णित करता है।
प्रबंधन के इस सिद्धांत को लागू करने से तथा सामान्य प्रयास करने से अधिक उत्पादन और बेहतर काम होता है। यह प्रबंधन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रबंधन के किस सिद्धांत में ये कहा गया है कि सिद्धांत को लागू करने से समान प्रयासों से और अधिक उत्पादन और बेहतर कार्य होता है। ये किसमें कहा जाता है? तो ये कहा गया है हमारे कार्य का विभाजन में। एक प्रबंधक को प्रबंधकीय शक्तियों के दुरुपयोग से बचना चाहिए, साथ ही एक प्रबंधक के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होना चाहिए। यह किसमें प्रबंधन के सिद्धांत का नाम दिया गया है? तो कोई भी प्रबंधक है उसको अपनी प्रबंधकीय शक्तियों के दुरुपयोग से बचाना चाहिए, साथ ही प्रबंधक के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक अधिकार होने चाहिए। यह कहा जाता है हमारे प्राधिकरण एवं जिम्मेदारी के सिद्धांत में। हेनरी फ्योल ने अपने विचार कब प्रस्तुत किए थे? तो हेनरी फ्योल ने सबसे पहले अपने विचार दिए थे 1916 में। अवसरवादी दृष्टिकोण सामान्यतः कहाँ देखने को मिलता है? तो अवसरवादी जो सिद्धांत है वो हमें सामान्यतः सरकारी संस्थानों में देखने को मिलता है। प्रबंध की विचारधारा में हेनरी फ्योल का योगदान क्या है? तो जो हमारे हेनरी फ्योल थे इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने प्रबंधन के सिद्धांत में प्रबंधन की सार्वभौमिकता का सिद्धांत दिया है, औद्योगिक क्रियाकलापों के वर्गीकरण में अपना योगदान दिया है और प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा में उल्लेख किया है। तो हमारे जो हेनरी फ्योल साहब हैं उनका योगदान प्रबंधन की सार्वभौमिकता में है, औद्योगिक क्रियाओं के वर्गीकरण में है और प्रबंधन की संपूर्ण विचारधारा में उल्लेखित है। प्रबंधकीय क्रियाओं में सम्मिलित है। जो प्रबंधकीय क्रियाएं होती हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित है? नियोजन शामिल होता है और संगठन शामिल होता है। उपरोक्त दोनों इसमें शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से हेनरी फ्योल के कार्यों की आलोचना है। तो हेनरी फ्योल के कौन से आलोचक हैं या फिर कौन सी आलोचना दी गई है? तो हेनरी फ्योल के सिद्धांतों में आलोचना दी गई है कि इनके सिद्धांत कार्य और तत्वों का दोहराव होना, कि एक ही सिद्धांत एक कार्य और एक तत्वों का क्या हो जाता है? दोहराव हो जाता है हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग काम करने पर। मानवीय तत्व सीमित रह जाते हैं। इनने कहा था कि जो सामूहिक हित हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत हित से। तो इसमें क्या होता है? मानवीय तत्वों की सीमित होना होता है। प्रबंध की शिक्षा की सीमा को स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। जो प्रबंधन की जो शिक्षा है उसकी सीमाएं क्या होंगी इसका भी स्पष्ट उल्लेख फ्योल जी ने नहीं किया है। तो हमारे हेनरी फ्योल के जो कार्यों की आलोचना है वो किस आधार पर की जाती है? क्योंकि इनके सिद्धांत कार्य और तत्वों का दोहराव हो जाता है, मानवीय तत्वों का सीमित होता है इनमें, मतलब सीमित हो जाते हैं इसमें, और प्रबंध की शिक्षाओं की सीमा स्पष्ट नहीं की गई हैं। अब आते हैं हमारे मैक्स वेबर किस संगठन के सिद्धांत वेत्ता के रूप में जाने जाते हैं? तो जो मैक्स वेबर थे वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो वो नौकरशाही प्रबंध के लिए जाने जाते हैं। मैक्स वेबर किसके लिए जाने जाते हैं? नौकरशाही प्रबंध के लिए जाने जाते हैं। श्रमिकों के प्रशिक्षण और चयन पर किसने ध्यान दिया है? तो श्रमिकों के प्रशिक्षण और चयन के लिए सबसे ज्यादा बल दिया है हमारे FW टेलर ने। टेलर ने क्या मतलब टेलर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो श्रमिक हैं उनको प्रशिक्षण दो और उनका चयन करो, इस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। वैज्ञानिक प्रबंधन में उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला लाभ कौन सा नहीं होता? तो वैज्ञानिक प्रबंध से जो कस्टमर होता है उनको कौन सा लाभ प्राप्त नहीं होता? तो उनको लाभ प्राप्त नहीं होता हमारे उच्च राष्ट्रीय शिक्षा दर मतलब जीवन स्तर प्राप्त नहीं होता, उच्च राष्ट्रीय जीवन स्तर और श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण उनको प्राप्त नहीं होता। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की विधि क्या थी? तो टेलर के जो वैज्ञानिक प्रबंध था उनकी विधि थी हमारे क्या था? प्रमापीकरण। प्रमापीकरण किया है इन्हें, टेलर ने क्या किया है? प्रमापीकरण किया है। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का योगदान क्या रहा है? तो जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसमें टेलर जी ने मानसिक शक्ति पर बल दिया है। फिर आते हैं निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत या कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए थे। कितने दिए थे? हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तो 20 सही है। हेनरी फ्योल का ये के प्रतिपादन सिद्धांत कौन से हैं? तो जो हमारे हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए थे उसमें से कार्य विभाजन का सिद्धांत था, निर्देश की एकता का सिद्धांत था और कार्यकाल में स्वायत्तता का सिद्धांत भी था। मतलब जो कार्यकाल दिया गया है उसमें काम करना मतलब उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी इसमें था। उपयुक्त सभी थे। टेलर और फ्योल के सिद्धांत में डैश की समानता थी। तो हमारे जो टेलर और जो फ्योल थे उनके जो सिद्धांत थे उनमें क्या समानता थी? उनके सिद्धांतों में समानता थी ये मानववादी दृष्टिकोण था। दोनों का कैसा था? मानववादी दृष्टिकोण था। टेलर और फ्योल के सिद्धांत के मध्य कौन सा अंतर था? तो टेलर और जो फ्योल थे उनके में क्या डिफरेंस था?
उनके विचारों में डिफरेंस था, दोनों की विचारधारा क्या थी, भिन्न थी। मानवीय संबंध के प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं, तो मानवीय संबंध के प्रबंध के जनक माने जाते हैं हमारे जॉर्ज एल्टन मायो। मानवीय संबंध के प्रबंधक माने जाते हैं हमारे जॉर्ज एल्टन मायो। नव प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रकार कौन से थे, तो नव प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रकार थे हमारे, यह मानवीय संबंध पर आधारित था और व्यवहारिक प्रबंध पर आधारित था। तो नव प्रतिष्ठित विचारधारा के दो प्रकार माने जाते हैं। यह किन पर आधारित था, तो मानवीय संबंध प्रबंध और व्यवहारिक प्रबंध। संयोगिकी विचारधारा को डैश विचारधारा भी कहा जाता है, तो संयोगिकी विचारधारा के क्या कहा जाता है, आकस्मिकता विचारधारा भी कहा जाता है। तो संयोगिकी विचारधारा को क्या कहा जाता है, आकस्मिकता विचारधारा भी कहा जाता है। खुला एवं अनुकूलित प्रणाली दृष्टिकोण ही है, तो खुला एवं अनुकूलित प्रणाली दृष्टिकोण कौन सा है, तो ये है हमारा संयोगिकी दृष्टिकोण। कौन सा है, संयोगिकी दृष्टिकोण है। इसके साथ हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है। तो प्लीज गाइज, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हैव अ नाइस डे।